Hello everyone. Today we are going to start the last part of antihistaminic drugs, जिसमें हम कुछ एक ड्रग्स H1 एंटागोनिस्ट की करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे H2 एंटागोनिस्ट को, फॉलोड बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। सबसे पहली ड्रग हमारे पास इस कैटेगरी में आती है क्रोमोलाइन सोडियम। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोलिन सोडियम। क्रोमोलिन सोडियम में हमारे पास क्रोमोल न्यूक्लियस है और साथ में इसका सोडियम सॉल्ट है, इस वजह से इसको बोलते हैं क्रोमोलिन सोडियम। अब पहले आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करती है, मास्ट सेल्स की डीग्रैनुलेशन को इनहिबिट कर देती है। डीग्रैनुलेशन इनहिबिट होने से क्या होता है, हिस्टामिन का रिलीज जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास एनाफाइलेक्सिस या एलर्जिक रिएक्शंस, टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शंस कम हो जाती हैं या स्लो हो जाती हैं। इसके अलावा क्रोमोलिन सोडियम जो है इन्फ्लामेटरी ल्यूकोट्राइन्स एलटीएस को भी के रिलीज को भी कम करती है, साथ में कैल्शियम इनफ्लक्स को भी इनहिबिट करती है। Then are the uses of cromolin sodium. Cromolin sodium is used for the management of patients with bronchial asthma के केस में. Also, it is used in the treatment of vernal keratoconjunctivitis, vernal conjunctivitis and vernal keratitis. नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है एज़ाटाडीन मैलिएट। एज़ाटाडीन मैलिएट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये क्या है, हमारे पास H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। साथ में ये क्या करती है, हिस्टामिन के इफेक्ट्स को, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो है उनको कम कर देती है या रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। साथ में टिश्यू इंजरी जो हमारी बॉडी को हिस्टामिन के रिलीज की वजह से होती है वो भी कम हो जाती है। That is why it is used in the symptomatic relief of upper respiratory mucosal congestion in perennial and allergic rhinitis. इसके अलावा इसको नेजल कंजेशन को भी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है एस्टिमिजोल। एस्टिमिजोल जो है H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कहाँ पे ये एक्ट करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, यूट्रस में, ब्लड वेसल्स में और ब्रोंकियल मसल्स में। ये क्या करेगी, जो हिस्टामिन की वजह से एडिमा होता है, फ्लेयर होता है या फिर राइटिस होती है, उसको सप्रेस कर देती है। इसको यूज कहाँ किया जाता है, एलर्जिक सिम्टम्स को रिलीफ कर लाने के लिए राइनाइटिस में और कंजक्टिवाइटिस में, कंजक्टिवाइटिस में। नेक्स्ट हमारे पास आती है लोराटिडिन। लोराटिडिन भी एक H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये क्या करती है, हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को एंटागोनाइज करती है, उसको उल्टा देती है और साथ ही साथ उसकी वजह से जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है उनकी इंटेंसिटी कम कर देती है, जिसकी वजह से टिश्यू इंजरी जो होती है, क्योंकि ये रिलीज ही नहीं होने देती है हिस्टामिन को, तो टिश्यू इंजरी कम होती है। फिर आते हैं इसके यूजेस। इट इज यूज्ड for the treatment of symptoms of upper respiratory tract congestion in perennial और allergic rhinitis और nasal congestion के रिलीफ में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है सिट्रिजिन। सिट्रिजिन जो है एक हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट है। हाइड्रोक्सीजीन अपने आप में ही एक एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जिसकी वजह से सिट्रिजिन का भी एंटीहिस्टामिनिक एक्शन होता है। मोस्टली ये पेरिफेरल H1 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। ये क्या करती है, हिस्टामिन के साथ कम्पीट करती है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है और हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स को, जैसे कि पिछली ड्रग्स में हमने देखा, रिवर्स कर देती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस जो है वो कम हो जाती हैं। टिश्यू इंजरी जो हिस्टामिन रिलीज होने पर होनी थी वो नहीं होती है। देन इसके यूजेस आते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं इन सिम्टोमेटिक रिलीफ ऑफ पेरिनियल और एलर्जिक राइनाइटिस में, नेजल कंजेशन में, क्रोनिक यूटिक एरिया में।
नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है लीवोसिट्राजिन। लीवोसिट्राजिन जो है हमारे पास ये भी H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये सिट्राजिन का हमारे पास L आइसोमर है, DL आइसोमरिज्म ये शो करते हैं। D जो है वो सिट्राजिन को हम बोलते हैं, L जो है वो लीवोसिट्राजिन है। ये भी क्या करती है, ये हिस्टामिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस को रिवर्स कर देती है, उल्टा देती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस की इंटेंसिटी कम हो जाती है। हिस्टामिन का जो रिस्पांस रिलीज के ऊपर जो टिश्यू इंजरी होनी है वो भी कम हो जाता है। फिर इसको यूज भी, इसकी यूजेस सेम है एज सिट्राजिन। इसको पेरिनियल और एलर्जिक राइनाइटिस में यूज किया जाता है, नेजल कंजेशन और क्रोनिक अर्टिकेरिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सबसे पहला हमारे पास है रेनाटिडिन। रेनाटिडिन जो है H2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। इट इज अ रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट, एक बार जुड़ गया वापस नहीं उतरेगा। ये क्या करता है, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस को रिड्यूस करा देता है। गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन रिड्यूस कराता है, इसका मतलब H2 रिसेप्टर्स हमारे पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट हैं जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को बनाते हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन बाइंडिंग जो है रिसेप्टर की वो कम हो जाती है और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशंस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। इसको यूज कहाँ करते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्यूरनल अल्सर्स में, गैस्ट्रिक अल्सर में, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में, जिसको हम GERD में बोल सकते हैं, और एसिडिक एसिड की वजह से इंडाइजेशन में होती है, वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा रेनाटिडिन को मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स। For example, in eradication of Helicobacter pylori infection जब हो जाती है हमारी इंटेस्टाइन में, उस टाइम पे पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं, उसको ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज सिमेट्रिडिन। सिमेट्रिडिन की हमारे सिलेबस में सिंथेसिस भी है, तो उसकी हम पहले सिंथेसिस देख लेते हैं। ये दो कंपाउंड्स हैं, इसमें हमारे पास OH ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास SH है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये OH और ये H ये आपस में जुड़ेंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, और ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस चेन को लंबा करना है। इसको लंबा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन नाइट्राइल ग्रुप के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, ये यहाँ से इसके साथ जुड़ जाएगा, हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा CH2S। यहाँ पे SCH2 आएगा, फिर CH2 NH एज इट इज। फिर ये जो कार्बन था इसके साथ हमने इसको बॉन्ड बनाया ये वाले कार्बन के साथ, और आगे इसके क्या लगा है NCN, ये NCN और साथ के साथ NHCH3। फिर जो ये कंपाउंड हमारे पास आया ये सेम है, ये कंपाउंड हमारे पास इस तरह से जुड़ेगा, सॉरी SCH2CH2 NH C डबल बॉन्ड NCN और SCH3 ये SCH3 एक ग्रुप पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे जो ये NHCH3 था इसको रिमूव करा के हमें यहाँ लगाते हैं, SCH3 को रिप्लेस करा देना विद मीथेनामीन। नेक्स्ट आता है हमारे पास, और ये बन जाएगी हमारे पास सिमेट्रिडिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो साइड पे इनहिबिट करेगा। ये भी हमारे पास रेनाटिडिन की तरह गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करता है, रिवर्सिबली बाइंड कर जाता है H2 रिसेप्टर्स के साथ, वही रिसेप्टर्स जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में के ऊपर प्रेजेंट है। इसकी वजह से ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम कर देता है, बिकॉज हिस्टामिन बाइंडिंग जो है वो पैराइटल सेल्स के ऊपर नहीं हो पाती। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है फेमोटिडिन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फेमोटिडिन। पहले आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसने भी गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन कम करनी है, रिवर्सिबली बाइंड करना है विद H2 रिसेप्टर्स ऑफ गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। फिर इसके बाद जिसने क्या करना है, हिस्टामिन के को नहीं जोड़ने देना है, जिसकी वजह से हिस्टामिन की बाइंडिंग नहीं होगी और गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी। यूजेस
आर सेम, इसको हम यूज कर सकते हैं ड्यूडेनल अल्सर्स में, गैस्ट्रिक अल्सर्स में, GERD में, एसिड इंडाइजेशन में, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट और पेप्टिक अल्सर्स में। So this is all about H1 and H2 receptor antagonists. अब इसके साथ हम एक छोटा सा टॉपिक है which is gastric proton pump inhibitors वो डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में हमारे पास सबसे पहली ड्रग आती है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इस केस में हमारे पास बेंजीमिडाजोल भी है, यहाँ पे पेरिडीन भी है, जिसके ऊपर 2 मिथाइल और 1 मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो इसकी नोमेनक्लेचर हम यहाँ से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, और इसके यहाँ पे ये 2 पोजीशन से जुड़ा है। तो इट विल बी कॉल्ड 5 मिथॉक्सी, देन 2 के ऊपर हमारे पास 4 1 2 3 4 methoxy 3 5 dimethyl, this is pyridine, 2-yle methyl sulfinyl, SO S double bond O बोलेंगे, sulfinyl 1H benzimidazole। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से 1H benzimidazole। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड बनता है उसको रेगुलेट करने के लिए, कितना वो स्टमक में आएगा कितना वो नहीं आएगा, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक प्रोटॉन पंप है विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase प्रोटॉन पंप। ओमिप्राजोल ने क्या करना है, इस एंजाइम सिस्टम को या इस पंप को इनहिबिट कर देना है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन नहीं हो पाती। ये हमारे दिखाया गया इस डायग्राम में किस तरह से ये हाइड्रोजन पोटेशियम प्रोटॉन पंप जो है एक्ट कर रहा है। ओमिप्राजोल ने इस फंक्शन आयंस के मूवमेंट को ही रोक देना है, जिसकी वजह से HCl जो है स्टमक के अंदर कम हो जाता है। फिर आते हैं इसके यूजेस। इसको हम यूज करते हैं इन ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, GERD, एसिड इंडाइजेशन और मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल में भी हमारे पास बेंजीमिडाजोल है, साथ में पिरिडिन है। पिरिडिन के ऊपर 3rd पोजीशन पे मिथाइल है, 4th पोजीशन पे हमारे पास ट्राइफ्लोरो इथॉक्सी एसिड इथॉक्सी ग्रुप है। तो इसका हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 पोजीशन के ऊपर 1 2 2 के ऊपर आगे हमारे पास 3 मिथाइल और इसके भी 1 2 2 2 2 ट्राइफ्लोरो इथॉक्सी 2 पिरिडाइल। पिरिडिन सेकंड पोजीशन से जुड़ा है तो ये पिरिडिन है, पिरिडाइल मिथाइल सल्फिनाइल, जैसे पिछले वाले में किया था 1H, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, बेंजीमिडाजोल। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे एक्ट करता है। ये भी हमारा जो हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है उसको इनहिबिट करता है। उसको इनहिबिट करने से क्या होगा, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट आर द यूजेस। लेंसोप्राजोल को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसको एक तो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से इसको गैस्ट्रिक अल्सर्स में, ड्यूडेनल अल्सर्स में, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD में और एसिड इंडाइजेशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है रेबिप्राजोल। रेबिप्राजोल का स्ट्रक्चर, इसमें भी बेंजीमिडाजोल है, साथ में यहाँ पे पिरिडिन है, 3 पोजीशन पे मिथाइल है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप का चेंज आया है। ये हमारे पास 1 2 3 मिथॉक्सी प्रोपोक्सी ग्रुप लग गया है। तो इसका नोमेनक्लेचर सिंपल है। सिमिलरली 2 के ऊपर हमारे पास पहले 4th पोजीशन पे क्या लगा है, 3 मिथॉक्सी प्रोपोक्सी, और 3 के ऊपर मिथाइल पिरिडिन सेकंड पोजीशन से जुड़ी है, 2-आइल मिथाइल सल्फिनाइल, SO को बोलेंगे सल्फिनाइल, 1H, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, H है, 1H बेंजीमिडाजोल। फिर आता है इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन सेम है, इसने भी क्या करना है, हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट करना है, जिसकी वजह से एसिड की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। ये क्या करता है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को। देन यूजेस सेम है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को कम करता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है इन गैस्ट्रिक अल्सर्स में, ड्यूडेनल अल्सर्स में,
GERD में और एसिड इंडाइजेशन में। लास्ट ड्रग हमारे पास इस कैटेगरी में आती है पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है। इसमें हमारे पास फिर से इमिडाजोल है, लेकिन इस बार यहाँ पे हमारे पास 2 मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ लगे हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पे डाइफ्लोरो मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो इट विल बी कॉल्ड 6 के ऊपर पहले 6 डाइफ्लोरो मिथॉक्सी, देन 2 के ऊपर हमारे पास आगे 3,4 डाइमिथॉक्सी पेरिडीन। 2 पोजीशन से जुड़ी है 1 2 2 आइल मिथाइल सल्फिनाइल 1H, डबल बॉन्ड नहीं है तो 1H बेंज इमिडाजोल। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे बाकी के हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स किए, ये भी क्या करता है, प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप को इनहिबिट करेगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कम हो जाएगी। और ये भी हमारे पास जैसे हमने रेविप्राजोल किया, उसी तरह से ये इरिवर्सिबली बाइंड करता है हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप के साथ। फिर आते हैं इसके यूजेस में इसको हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड रिडक्शन की सिक्रीशन की रिडक्शन में। इसके अलावा इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर्स में, ड्यूडेनल अल्सर्स में, GERD में और एसिड इंडाइजेशन में भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने कुछ ड्रग्स की जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थी, कुछ हमने की H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिसमें हमने सबसे पहले ओमेप्राजोल का IUPAC नॉमेनक्लेचर किया, मोड ऑफ एक्शन किया, यूजेस किए, फिर लेंजोप्राजोल डिस्कस किया, ब्रेविप्राजोल, पेंटोप्राजोल, और इसके साथ हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।